वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रदेश अर्थात रीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रदेश की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ रीजन कैसे बनी, किन किन का योगदान इसके विकास में रहा, ये सब देखेंगे। भूगोल में जो प्रदेश की संकल्पना है उसका विकास ईसा पूर्व 3री शताब्दी से आरंभ हुआ था। स्ट्रैबो थे एक भूगोलवेता, उन्होंने भौगोलिक ज्ञान को प्रादेशिक रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रादेशिक भूगोल, उसका नाम था पुस्तक का, उसमें यूरोपीय देशों तथा एशिया के विभिन्न प्रदेशों का विस्तृत प्रादेशिक वर्णन प्रस्तुत किया। फिर स्ट्रैबो के बाद में पुनर्जागरण काल आया, उसमें जो भूगोलवेता क्लूवेरियस और वॉरेनियस थे उन्होंने प्रादेशिक अध्ययन को प्रस्तुत किया। क्लूवेरियस ने विश्व भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी, उसमें विश्व के विभिन्न देशों का प्रादेशिक विवरण दिया। फिर 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक पृथ्वी तल का क्रमबद्ध भौगोलिक अध्ययन करने के लिए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटिश भूगोलवेताओं ने प्रदेश की संकल्पना को और अधिक सशक्त किया, अपना योगदान दिया इसके विकास में। इसी समय में जर्मनी की राजनीतिक इकाइयों की प्राकृतिक सीमाओं को निर्धारित करने में प्रदेश को ध्यान में रखा गया। प्रदेश जो शब्द है उसको ध्यान में रखा गया। शुद्ध भूगोल के समर्थक थे बुआचे, गेटेयर, होमेयर और जूने। इन्होंने प्रदेशों के निर्धारण में राजनीतिक तथ्यों को नज़रअंदाज किया था। गेटेयर ने अपनी रचना संक्षिप्त भूगोल में पर्वतों और नदी बेसिनों के आधार पर प्रदेशों का नामकरण किया। इस प्रकार शुद्ध भूगोल की विचारधारा थी, उसमें राजनीतिक और दार्शनिक तथ्यों का अभाव पाया गया। 18वीं शताब्दी के अंत में प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। उन्होंने प्रदेश के अध्ययन का आधार अपनी क्रमबद्ध पूर्ण विचारधारा को बनाने का प्रयास किया। उन्होंने लौकिक एकता के सिद्धांत के आधार पर भी प्रदेश का अध्ययन किया। फिर 19वीं शताब्दी में पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा का प्रभाव फैलने लगा था। उस दौरान मानव जागरण संबंधों की विवेचना में मानव भूगोल का महत्व बढ़ने लगा था और उससे प्रादेशिक भूगोल का कुछ विशेष विकास नहीं हो पाया था, परंतु फिर भी कार्ल रिटर एवं वॉन रिchthofen ने प्रादेशिक भूगोल के विकास में योगदान दिया। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में एक बार वापस से प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। जर्मन भूगोलवेता अल्फ्रेड हेटनर, फिलिप्सन और ब्रिटिश भूगोलवेता A.J. हर्बर्टसन, इन्होंने वृहद प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन किया था। इन प्रदेशों का निर्धारण प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर किया गया। हेटनर ने इनमें मानवीय भूमिका को महत्वपूर्ण माना। भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय किसी एक वैज्ञानिक को, एक विद्वान को हम देना चाहें तो वो हैं A.J. हर्बर्टसन, जिन्होंने जर्मनी में लैंडशैफ्ट की विचारधारा के अनुसार भूगोल को प्रदेशों का क्रमबद्ध विज्ञान माना। भूगोल को ही प्रदेशों का विज्ञान मान लिया, जिसमें कि प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है क्रमबद्ध रूप से। और जो लैंडशैफ्ट शब्द दिया था उसका अर्थ लिया गया सादृश्य प्रदेश, रीजन विद अपीयरेंस। अंग्रेजी के लैंडस्केप शब्द से ये अलग है लैंडशैफ्ट। लैंडस्केप का तो शाब्दिक अर्थ होता है भूदृश्य, जबकि लैंडशैफ्ट का सादृश्य प्रदेश माना। और जर्मनी में लैंडशैफ्ट का अध्ययन लोटेनशाच, स्मिथेयर, कोल्ट्रोल, कैरोल, हंसा-बोबेक, इन विद्वानों ने किया था। अल्फ्रेड किरचॉफ ने भी प्रादेशिक भूगोल का संपादन किया था। इनके अतिरिक्त वर्ल्ड फिशर के द्वारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, अलेक्जेंडर सुपान के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और हंगरी पर, अल्फ्रेड हेडनर के द्वारा कोलंबिया, इंडीज आदि ग्रंथों का प्रकाशन किया गया, जिन्होंने प्रदेश की संकल्पना में योगदान दिया। फिर
फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में हम देखें तो विडोल डी ला ब्लास और लुशेन गैलोस, डी मार्टोनी, अल्बर्ट डिमाजिए, ब्लेंचौड, इन्होंने प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन किया। इन्होंने भौमिकी और ऐतिहासिक दोनों विचारधाराओं को परस्पर मिलाकर प्रादेशिक संश्लेषण किया। जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे इन्होंने, विडाल डी ला ब्लास थे, उन्होंने संपूर्ण विश्व के प्रादेशिक भूगोल का वर्णन करने वाली एक पुस्तक विश्व भूगोल की योजना बनाई थी। उन्होंने फ्रांस का भूगोल, टेबुला डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें क्षेत्रों के विशिष्ट जीवन स्वरूप का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया गया। फ्रांस में इसी दौरान प्रादेशिक अध्ययन की विधि और कार्यप्रणाली में परिवर्तन होने लगा। डियोन डिफेक्टेंस, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रादेशिक अध्ययन में भू रचना, जलवायु, जल प्रवाह प्रणाली, वनस्पति, मानवीय प्रतिक्रिया, इन सब के अध्ययन पर बल दिया और फिर विस्तार पूर्वक प्रादेशिक भूगोल का वर्णन किया। पीएम रॉक्सबी थे, उन्होंने माना था कि समरूपी प्राकृतिक प्रदेश में मानवीय क्रियाओं पर समरूपी प्रभाव होते हैं। इसी प्रकार ईशा बोमेन थे, उन्होंने प्रदेशों के निर्धारण में भौतिक विशेषताओं के साथ साथ मानवीय विशेषताओं को भी आधार माना। कार्ल ट्रोल नामक प्रादेशिक पारिस्थितिकीविद थे, उन्होंने प्रदेशों के वर्णन में भूमि, ढाल, मृदा, जल प्रवाह, वनस्पति, इन सब की पारस्परिक क्रिया को सम्मिलित किया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रदेश की संकल्पना का विकास हुआ। और अंत में प्रदेश की हम अगर एक परिभाषा देना चाहें तो प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें आंतरिक रूप से भौगोलिक समानता और विकास संबंधी समरूपता पाई जाती है, और इन्हीं संदर्भों में निकटवर्ती क्षेत्र से इनमें भिन्नता पाई जाती है। अर्थात हम सरल शब्दों में कहें तो प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर भौगोलिक और किसी अन्य आधार पर देखें तो उसके अंदर की विशेषताएं समान होती हैं, और उन्हीं विशेषताओं के संदर्भ में वो अपने जो पड़ोसी क्षेत्र हैं उन पड़ोसी क्षेत्रों से विभिन्नता लिए होता है। अर्थात समानता के साथ साथ प्रदेश की संकल्पना के अंदर भिन्नता शब्द है उसको भी शामिल करना अनिवार्य है। फिर हर्बर्टसन थे, इन्होंने प्रदेश के बारे में कहा था कि प्रदेश है वो जल, पौधों, जीव जंतुओं तथा मानव का भूमि पर एक सम्मिश्रण है जिनका पारस्परिक स्थानिक संबंध होता है। और ईशा बोमेन, रॉक्सबी, ट्रोल, इनका मत हम देख चुके हैं कि उन्होंने प्रदेश के अंतर्गत किस किस चीज़ को शामिल किया। अब हम देखते हैं प्रदेशों के सीमांकन की विधियाँ। प्रदेशों के सीमांकन की विधियाँ मुख्य रूप से दो हैं, क्योंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के प्रदेश मिलते हैं और उनका किसी न किसी आधार पर उनका सीमांकन करना पड़ता है। प्रदेशों का सीमांकन करना की जो प्रक्रिया है उसी को हम प्रादेशिक परिसीमन कहते हैं। इसके अंतर्गत दो विधियाँ, एक तो गुणात्मक विश्लेषण विधि है और एक है मात्रात्मक विश्लेषण विधि। ये दो विधियाँ हैं जो कि प्रदेशों का सीमांकन करने में काम आती हैं। पहले हम लेते हैं गुणात्मक विश्लेषण विधि। गुणात्मक विश्लेषण विधि है ये 3 स्टेप्स में पूरी होती है। इसके द्वारा सबसे पहले है प्रदेश के कुछ प्रमुख सूचक तत्वों का चयन करते हैं जो कि सीमांकन का प्रमुख आधार बनते हैं। ये तत्व प्रदेशों के विविध कार्यों के लक्षणों और विशेषताओं के सूचक होते हैं कि ये कार्य हैं और ये यहाँ की विशेषताएं हैं, इन सबको प्रदर्शित करते हैं ये सूचक तत्व। तो इन तत्वों का विश्लेषण करके सूचकों के क्षेत्रों के अलग अलग मानचित्र बनाए जाते हैं और अलग अलग मानचित्र बनाकर उन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित कर दिया जाता है। फिर अंत में पूर्ण रूप से एक दूसरे पर चूँकि अध्यारोपित होते नहीं है तो एक जो अंत में एक प्रदेश की सीमा उभर कर आती है तो वो होता है अंतिम प्रदेश का सीमांकन। इसमें अंतर्वेशन विधि द्वारा प्रदेशों की सीमा रेखा अंकित की जाती है और ये 3 स्टेप्स हम
अगर उसमें पॉइंट्स में देखें तो सबसे पहले सूचक तत्व या आधार तत्वों इनका चयन किया जाता है, फिर इनका विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण के बाद उनका परिसीमन किया जाता है, अलग अलग मानचित्र बनाए जाते हैं और मानचित्र अध्यारोपण के बाद अंतर्वेशन विधि का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक परिसीमन। अब इसकी जो ये मात्रात्मक विश्लेषण विधि है, इसके अंतर्गत भी हम दो प्रमुख विधियां लेते हैं, एक तो भौतिक असंगति विधि और एक अध्यारोपित विधि। भौतिक असंगति विधि है, इसमें धरातलीय विसंगति के आधार पर प्रदेश बनाए जाते हैं, जैसे कि उच्चावच के आधार पर पर्वतीय मैदानी प्रदेश बना दिए जाते हैं, मृदा के आधार पर लाल मृदा, काली मृदा के प्रदेश या फिर लेटेराइट मृदा के प्रदेश, ये वाले प्रदेश बना दिए जाते हैं। जलवायु के आधार पर भी विषुवत रेखीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, इस तरह से इसमें जो धरातलीय विसंगति है उसके आधार पर प्रदेशों को निर्धारित किया जाता है। तो अगली विधि अध्यारोपित विधि, इस विधि द्वारा 1955 में प्रोफेसर ग्रीन थे, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन और न्यूयॉर्क शहरों का सीमांकन किया था। अगली प्रादेशिक सीमांकन विधि है मात्रात्मक विश्लेषण विधि। इस विधि को गणितीय और सांख्यिकी विधियों द्वारा पूरा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग नगरीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य जो कृषि प्रदेश हैं उनके सीमांकन में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में गणितीय और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग बहुत से क्षेत्रों में किया गया है। प्रादेशिक परिसीमन में जो प्रमुख मात्रात्मक विधियां प्रयुक्त करते हैं उनमें से पीटर हैगेट ने कर्मोलक्सी प्रदेशों के सीमांकन में उन विधियों का प्रयोग किया है। और ये प्रमुख विधियां हम देखें तो ये ले सकते हैं हम थीशियन बहुभुज विधि, थीशियन पॉलीगन मेथड। इसका प्रयोग सर्वप्रथम बोगुए ने 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका के महानगरीय केंद्रों के सीमांकन में किया था। इनमें सर्वप्रथम निर्धारित केंद्र से उसके निकटवर्ती केंद्रों से रेखाएं खींची जाती हैं और फिर इन केंद्रों को संयोजित करने वाली रेखाओं को दो भागों में बांट दिया जाता है, उनको समद्विभाजित कर दिया जाता है और समद्विभाजित बिंदु से उस रेखा पर लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, जिससे कि बहुभुज की आकृति वाला एक प्रदेश बनता है और वो जो प्रादेशिक सीमांकन इससे हो जाता है। फिर अगली है दूरी न्यूनतमीकरण विधि, डिस्टेंस मिनिमाइजेशन मेथड। इस विधि में किसी वस्तु को उसके स्रोत तक लाने में परिवहन लागत को कम करना होता है। गैरिसन महोदय द्वारा औद्योगिक अवस्थिति के संदर्भ में पेट्रोलियम जैसे पदार्थों के वितरण की लागत को कम करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। और 1963 में यीस्ट ने भी परिवहन की समस्या को हल करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था, दूरी न्यूनतमीकरण, क्योंकि अगर परिवहन की दूरी न्यूनतम होगी तो उसकी लागत भी न्यूनतम होगी। फिर विभक्तकर विश्लेषण विधि, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस मेथड। इसमें भौगोलिक विवरणों की दो विधाओं में उनको चार समूह प्रतिरूपों में रखा जाता है। उसके पश्चात इसके वितरण अध्यारोपित किए जाते हैं और अध्यारोपित किए जाने पर अधिक जटिल बहुपद रेखाओं को परिकलित कर लिया जाता है। तो ये एक थोड़ी जटिल विधि है जो कि सामान्यतः प्रयोग नहीं की जाती। फिर ग्राफ सिद्धांत विधि, ग्राफ प्रिंसिपल मेथड। इस विधि द्वारा परिवहन जालों तथा प्रादेशिक संरचना के विश्लेषण किए जाते हैं। इस विधि का प्रयोग निस्ट्रोएन और डेसी ने सन 1961 में वाशिंगटन के अंदर और उसके बाहर 40 नगरों के क्षेत्रों के सीमांकन के लिए किया था। तो ये थी मात्रात्मक विश्लेषण विधियाँ। थैंक यू।